हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ये ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले डाइपोल का निर्माण करेंगे। सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इससे पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं। वैद्युत द्विध्रुव एक कोई ए और बी बिंदु है और ये रेखा जो है इनके बीच की दूरी न्यूनतम है अर्थात 2L है। तो इस पर आवेश माइनस क्यू है और इस पर आवेश प्लस क्यू है। इनके बीच या मध्य बिंदु कोई O है जहां पर हमें निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वो बिंदु है, हम अक्षीय और निरक्षीय रेखा के बारे में हम बताए थे। दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा अच्छी स्थिति में होगी, जबकि दो आवेशों के मध्य बिंदु से अभिलंबवत जो रेखा खींची जाएगी वह निरक्षीय स्थिति कहलाएगी। तो हम बताएं अभी दो आवेशों के मध्य बिंदु से अभिलंबवत अभिलंबवत जो रेखा खींची गई है यही हमारा निरक्षीय स्थिति में है। अर्थात इस मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु P है। इस यहां पर कोई बिंदु क्या है, P है जहां पर माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करनी है, इसको थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेते हैं। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। यदि वैद्युत क्षेत्र जिधर होगा वैद्युत बल रेखाएं उसी दिशा में लगेगी। वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वैद्युत बल रेखा की दिशा भी वही होगी। इस बिंदु से लगने वाला बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी ये हम जानते हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र इस आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है। अर्थात हमेशा वैद्युत बल रेखाएं जो होगी हमेशा माइनस चार्ज की तरफ, माइनस आवेश की तरफ आती है। अर्थात जो भी वैद्युत बल रेखाएं आएगी इस बिंदु पर वह इधर से आएंगी, यहां से आएगी, इधर से आएगी, इधर से आएगी, इधर से आएगी। इस बिंदु पर अनंत बिंदु से इस बिंदु पर आएगी बल रेखाएं। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकलेगी माइनस Q के कारण, अर्थात यहां से जो निकलने वाली रेखा होगी या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह क्या होगी ये देखते हैं हम लोग। इस बिंदु के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर होगी और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मान ले, E1 मान ले। इस बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर क्या प्राप्त होगी, बिंदु P पर क्या प्राप्त होगी ये हम देखते हैं। तो जब धन आवेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से निकलती हैं और अनंत बिंदु तक जाती हैं, और यहाँ पर अनंत बिंदु से ऋण आवेश की तरफ वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं आती हैं। अर्थात यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी प्राप्त होगी तो जो यहाँ से इधर की ओर होगी। यदि हम बना लें
ये हुआ। इसकी दिशा किधर होगी, क्योंकि यहां से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं इधर की ओर होगी, अनंत बिंदु की ओर, यहां से इधर की ओर जाएगी, अर्थात इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर की ओर होगी, अर्थात यहां से इधर की ओर, अर्थात E2 प्राप्त इधर होगा। जब इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर लग रही है, इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर लग रही है, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं हमेशा माइनस आवेश की तरफ आती हैं, जबकि वैद्युत बल रेखाएं हमेशा प्लस आवेश से निकलती हैं, माइनस आवेश की तरफ आती हैं। इसका जो परिणामी प्राप्त होगा बिंदु, इस बिंदु पर यदि हम देख लें कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बिंदु, इससे पहले हम देखेंगे कि जो यहां से यहां तक की जो दूरी लिए थे हम, यहां से यहां तक की, वो क्या लिए थे, r लिए थे, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है, l है, यहां से यहां तक की दूरी l है, और यहां से यहां तक की दूरी r। तो हम AP की बीच की दूरी यदि हम निकाल लें, या हम लिख सकते हैं AP बराबर BP, क्योंकि ये दोनों दूरियां बराबर, क्योंकि ये जब आधार दोनों बराबर हैं, लंब बराबर हैं, तो ये भी कर्ण भी दोनों बराबर होंगे। तो ये निकल कर आएगा, कैसे निकल कर आएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से पाइथागोरस करने से, तो निकल कर आएगा अंडर रूट, क्या निकल कर आएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अर्थात r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। ये जो निकल कर आया दूरियां, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। अब देखते हैं, हमें इसको हम एक तरफ कर देते हैं, थोड़ा सा सिलेक्ट कर ये चीज तो हो गई। अब हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, तो बिंदु P पर निकालते हैं, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे हम द्विध्रुव, इस बिंदु P पर -q और +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यह हम निकालते हैं। लिखते हैं द्विध्रुव आवेश, द्विध्रुव आवेश माइनस q, जो माइनस है ये माइनस q आवेश के कारण निश्चित निरीक्षीय पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, जब इस E1 निकालेंगे तो क्या होगा, 1/4 पाई if sin नॉट k, क्योंकि ये जो रखा गया वैद्युत द्विध्रुव है ये किसी परावैद्युतांक, जिसका परावैद्युतांक k है। अब आवेश -q के कारण है, तो माइनस आवेश नहीं लिखेंगे, क्योंकि आवेश सदिश राशि है, और कभी भी आवेश को हम चिन्ह द्वारा नहीं लिखते हैं, क्योंकि सदिश जो होते हैं वह चिन्ह द्वारा नहीं बदलते, वह दिशा के माध्यम से या चिन्ह के द्वारा हम पता लगा लेते हैं, तो ये सदिश है। तो Q/r स्क्वायर, अर्थात इनके बीच की दूरी क्या है, r स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर अंडर रूट का हो क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार
इसी प्रकार वैद्युत द्विध्रुव आवेश प्लस क्यू के कारण निरक्षीय पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता T2 बराबर इस प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? निरक्षीय स्थिति में 1/4πε0 k Q/r² प्लस L² का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। यदि हम मान लेते हैं कि ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का ए कोण जो है थीटा है, जब ये कोण थीटा होगा, इसको हम क्षैतिज घटक में बांट देते हैं। ये एक क्षैतिज घटक है और ये हमारा ऊर्ध्वाधर घटक है। तो यह एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो हमारा जो ये कोण थीटा होगा, तो ये भी कोण क्या होगा? थीटा होगा, एकांतर कोण से। और यह भी कोण यदि थीटा है, क्योंकि जब ये कोण हम मान लिए थीटा, तो यह भी कोण थीटा, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, अर्थात ये अलग है। समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात दो भुजा बराबर है, तो दो कोण भी बराबर होंगे। तो ये कोण यदि थीटा है, तो यह भी कोण क्या होंगे? थीटा होंगे। अब इसको हम दो घटकों में वियोजित करते हैं, दो घटकों में बांटते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। हम वेक्टर वियोजन में पढ़े थे कक्षा 11 में। तो ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक दो घटकों में वियोजित कैसे करते हैं? जिस कोण के साथ यदि जो कोण दिया रहता है, उस कोण के साथ हमेशा जो अक्ष होता है वह कास के साथ होता है, और जो जिसके साथ कोण नहीं होता साइन थीटा होता है। अर्थात इसको यदि इस हम E1 को यदि बांटे दो घटकों में, तो E1 ये जो होगा E1 cos थीटा होगा, क्योंकि ये कोण इसके साथ है। और क्षैतिज घटक यदि बांटे तो E1 sin थीटा होगा। इसी प्रकार E2 घटक को, E2 को, वेक्टर E2 को या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 को यदि दो घटकों में वियोजित करें, तो यहां पर इधर होगा, क्योंकि इधर थीटा के साथ नहीं है, इसलिए E2 sin थीटा होगा, और ये थीटा के साथ है, इसलिए यहां पर E2 cos थीटा होगा। अर्थात यदि हम देखेंगे तो जो E2 sin थीटा जो ऊर्ध्वाधर घटक है, वह दिशा विपरीत है, दिशा विपरीत है, लेकिन जो हमें प्राप्त हो रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान प्राप्त हो रहा है, लेकिन दिशा क्या है? विपरीत है। जब दिशा विपरीत होते हैं, उस पे निकलने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी जो प्राप्त होता है वह 0 होता है। अर्थात ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। तो वाई अक्ष पर ऊर्ध्वाधर घटक में ऊर्ध्वाधर घटक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समान परंतु दिशा विपरीत है,
अतः इस पर अतः इसका परिणामी तीव्रता परिणामी तीव्रता 0 होगा, जबकि क्षैतिज घटक क्षैतिज घटक की दिशा समान है तथा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E y बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 E1 साइन थीटा और E2 cos थीटा प्राप्त। इसका जो परिणामी वेक्टर होगा दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए इससे निकलने वाला जो परिणामी वेक्टर होगा, जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वह E1 cos थीटा और E2 cos थीटा होगा। अगले पेज पर हम चलते हैं। तो एक्स अक्ष पर निकला हुआ परिणामी वेक्टर क्या निकाले अभी हम? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। Ex इक्वल टू E1 का जो मान हमें प्राप्त था, देखते हैं। E1 का जो मान हमें प्राप्त था ये था, अर्थात इस E1 का मान और E2 का मान इक्वेशन उसमें पुट करते हैं। 1/4 पाई if sin it not k q अपॉन अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर cos थीटा प्लस E2 का मान 1/4 पाई if sin it not k q अपॉन अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर cos थीटा। यदि दोनों को हम जोड़ें, दोनों समान हैं और दोनों को यदि जोड़ें, Ex इक्वल टू 1/4 पाई if sin it not k 2q अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर यदि निकाल देंगे तो हमें जो प्राप्त होगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और यहां से जो प्राप्त होगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और cos थीटा। Ex बराबर 1/4 पाई if sin it not k 2q cos थीटा अपॉन दोनों सेम है इसलिए r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 2q अपॉन 4 पाई if sin it not k cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर 2q अपॉन 4 पाई if sin it not k आधार
का मान यदि हम देखें, आधार का जो मान है वह L है, जबकि लंब का मान आधार का मान L है, जबकि कण का मान जो हमें प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हुआ है। तो हम मान रखते हैं आधार का जो मान प्राप्त था ये क्या है, L रखते हैं, L अपान कण का जो मान प्राप्त था, पहले कण का जो मान प्राप्त था अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। Ex इक्वल टू 2qL अपान 2qL अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k 1 अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसे अंडर रूट से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और 1 अपान 2 घात। Ax इक्वल टू 2qL बराबर क्या होता है, बाई दो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो 2qL बराबर P हो जाएगा, स्मॉल p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। इसको हम देखते हैं दोनों सेम है, इसलिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर 2 घात गुणे 1/2 हो सकता है। आगे देखते हैं, सॉरी थोड़ा सा यहाँ से गड़बड़ हो गया है, यहाँ सब दोनों में सब कॉमन निकालेंगे 2qL cos थीटा, तो यहाँ पर निकल कर आएगा यही आएगा तो क्या होगा, इसमें घात 1 है, अर्थात 1 प्लस 1/2 घात, तो क्या निकल जाएगा, Ex इक्वल टू P अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k 1 अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर दोनों को यदि ऐड करेंगे 3/2। जो ये मान प्राप्त हुआ, चलिए आगे देखते हैं। जो ये देख रहे थे अभी अभी, इसको यदि इसके अगले स्टेप चलते हैं तो क्या होगा, यदि L का मान R से बहुत कम है तो R स्क्वायर का मान L स्क्वायर से बहुत अधिक होगा अतः L का मान R के अपेक्षा नगण्य होगा। जो मान हम निकाले थे Ax इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k 1 अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के घाते 3/2, तो क्या निकल कर आया था ये हम देखते हैं, P बटा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के घाते 3/2। अब यदि इसके मान को हम नगण्य मान लें, Ex इक्वल टू 1 अपान
4 पाई इफ साइन एट नॉट के पी बटा में आर स्क्वायर गुणे 3/2। इससे ये कट जाएगा ई एक्स इक्वल टू 1/4 पाई इफ साइन एट नॉट के पी अपान आर पर 3 घात। ये हमें मान प्राप्त हुआ निरीक्षीय स्थिति में, और इसके मात्रक होंगे न्यूटन प्रति कूलम।